जय हिंद स्टूडेंट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एग्जाम्पल के कैप्सूल बैच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। घोल कर पी लो इन सभी क्वेश्चंस को। इनसे अच्छा आपका रिवीजन कहीं नहीं हो सकता। इससे अच्छा जो है विवेक सर ने जो टॉप रैंकर्स रिवीजन कैप्सूल निकाला है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम मानवाधिकार के सभी क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस मानवाधिकार के हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मानवाधिकार से हम शुरू करते हैं और जितने भी टॉपिक हैं डेली हम एक टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले मानवाधिकार ऐतिहासिक एवं संवैधानिक सैद्धांतिक आधार है। प्रश्न पहला है, मानवाधिकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो उत्तर इसका रहने वाला है मानव प्लस अधिकार से मिलकर मानवाधिकार शब्द बना है। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से, मानवाधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? मानवाधिकारों की प्रकृति आपकी सार्वभौमिक, अंतर्निहित, अविभाज्य और अहस्तांतरणीय होती है। कैसी होती है? अहस्तांतरणीय होती है। याद रखेंगे एकदम से, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद करते चलना है। बहुत अच्छा रिवीजन आपका होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, मानवाधिकारों के ऐतिहासिक विकास की शुरुआत किस दस्तावेज से मानी जाती है? स्टूडेंट अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो क्लास के एंड तक जुड़े रहें। एंड में आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको फ्री में कहाँ मिल सकता है, तो बताएंगे फटाफट से। तो इसका उत्तर रहने वाला है मैग्ना कार्टा 1215। मैग्ना कार्टा होता है मानवाधिकारों के ऐतिहासिक विकास की शुरुआत किस दस्तावेज से मानी जाती है? मैग्ना कार्टा। भैया मैग्ना कार्टा को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, फटाफट से हमें रिवीजन करना है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति किसने दिया था? ये किसने दिया था? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो आपको दिया था वो आपका जॉन लॉक ने दिया था। सही उत्तर क्या है? जॉन लॉक ने दिया था। इसी तरीके से अगला है, प्राचीन भारत का वह कौन सा संघ था जहां सत्ता परिषद में निहित थी? जहां पर सत्ता जो थी परिषद में निहित थी, कौन सा संघ था? तो भैया वो आपका बाजी संघ था। कौन सा? बाजी संघ। याद रखेंगे, बाजी संघ। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों का वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया है? तो ये आपका कारेल वासाक ने किया था 1979 में। याद रखेंगे 1979 किसने किया था? कारेल वासाक ने। सही उत्तर आप याद रखेंगे। अगला, मानवाधिकारों की पीढ़ियों का आधार क्या है? मानवाधिकारों की पीढ़ियों का आधार क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्वता जो है मानवाधिकार की पीढ़ियों का आधार है। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है मानवाधिकारों का आधार है। याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, पहली पीढ़ी के अधिकारों नागरिक एवं राजनीतिक को किस रंग से पहचाना जाता है? पहली पीढ़ी के जो अधिकार हैं उनको किस रंग से पहचाना जाता है? तो नीला रंग, ब्लू रंग। याद रखेंगे, ब्लू राइट से जाना जाता है। किससे? ब्लू राइट से। नेक्स्ट है इसी तरीके से, अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी किस पीढ़ी का अधिकार है? अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी जो है किस पीढ़ी का अधिकार है? तो ये आपका पहली पीढ़ी का अधिकार है। सही उत्तर आपका पहली पीढ़ी का अधिकार। याद रखेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से, दूसरी पीढ़ी के अधिकारों आर्थिक एवं सामाजिक को किस रंग से दर्शाया गया है? दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को कौन से रंग से दर्शाया गया? भैया लाल रंग से, रेड राइट्स के नाम से दर्शाया गया है। सही उत्तर याद रखेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से, काम, भोजन और शिक्षा का अधिकार किस पीढ़ी में आता है? काम और शिक्षा का अधिकार किस पीढ़ी में आता है? तो यह आपका आता है दूसरी पीढ़ी में आता है। किस में आता है? दूसरी पीढ़ी में। याद रखेंगे, दूसरी पीढ़ी में। अगला देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है, तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहा जाता है? तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहा जाता है? एकजुटता या सामूहिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिडेरिटी राइट्स कहा जाता है। एकजुटता या सामूहिक अधिकार कहा जाता है तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास किस पीढ़ी के अधिकार हैं? स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास कौन सी पीढ़ी के अधिकार हैं? तो ये आपके तीसरी पीढ़ी के हो जाएंगे। तीसरी पीढ़ी के अधिकार हैं। याद रखेंगे। आगे चलते हैं और यहां से आपका शुरू होता है क्या? यूडीएचआर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो यहां पर प्रश्न पहला दिया है, यूडीएचआर का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है ये। यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन आगे बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में एंड तक बने रहे स्टूडेंट। यूडीएचआर का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। याद रखेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है यूडीएचआर का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा
द्वारा कब अपनाया गया था? यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे ये डेट। 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूडीएचआर को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 30 अनुच्छेद हैं। कितने? 30 याद रखेंगे, 30 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 30 हैं। अगला, यूडीएचआर के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? आर्टिकल 1 में क्या वर्णित है यूडीएचआर के अनुच्छेद में? तो इसमें सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है। क्या वर्णित है? सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान है, ये वर्णित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भेदभाव का निषेध यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में है? भेदभाव का जो निषेध होता है, जो करते हैं, तो वो आपका अनुच्छेद 2 में इसके बारे में है। किसमें? अनुच्छेद 2 में इसके बारे में है, याद रखेंगे। अगला है, जीवन स्वतंत्रता और व्यक्तिक सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन स्वतंत्रता और व्यक्तिक सुरक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 3 में है। किसमें है? आर्टिकल 3, याद रखेंगे। अगला, दासता और गुलामी से मुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दासता और गुलामी से मुक्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 4 में है। किसमें? आर्टिकल 4, याद रखेंगे, अनुच्छेद 4 में है। अगला है, यातना और क्रूर व्यवहार से मुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? यातना और क्रूर व्यवहार से मुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 5 के तहत है। किसके? अनुच्छेद 5 के तहत है। स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली कराए जा रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। जैसे भी कोई क्लास की अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी स्टूडेंट। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 7 में है, याद रखेंगे, आर्टिकल 7 में है। अगला है, निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में है? प्राइवेसी, जो हर व्यक्ति की एक अपनी प्राइवेसी होती है, उसका अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 12 में है, अनुच्छेद 12 में है, याद रखेंगे, आर्टिकल 12 याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। हमने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी बनाया है, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपए 21 रखा गया है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप, एकदम रियल एग्जाम वाले, विद आंसर के साथ, जिनकी संभावना एग्जाम में बन सकती है, उन्हीं को रखा गया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई अभी तक नहीं किया तो जाकर बाई जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, वहां पर जाकर यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स के नाम से लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे 21 रुपए की पेमेंट करेंगे, आपके फोन में ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखता है स्टूडेंट, तो कट कर देना है, बिल्कुल सेफ है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो वहां पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अंतिम समय में इन सभी क्वेश्चन को रिविजन कर लें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। काफी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, तो आप उनसे पीछे ना रहें, आज ही बाई करें। अगला देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दिया है नेक्स्ट, राष्ट्रीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीयता का अधिकार अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 15 याद रखेंगे। अगला है, संपत्ति का अधिकार यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार तो आपका अनुच्छेद 17 में है। किसमें? यूडीएचआर के अनुच्छेद 17 में संपत्ति का अधिकार वर्णित है। अगला है, धर्म, विचार और अंतरात्मा की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये आपकी अनुच्छेद 18 में है। किसमें? आर्टिकल 18 याद रखेंगे, अनुच्छेद 18 में है। अगला है, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है यूडीएचआर के? तो आपके अनुच्छेद 19 में होगा, याद रखेंगे 19। अगला, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सामाजिक सुरक्षा का अधिकार की बात हो तो अनुच्छेद 22 में है। किसमें? आर्टिकल 22 याद रखना है, अनुच्छेद 22 में है। अगला है, काम और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समान कार्य समान वेतन का अधिकार आपका अनुच्छेद 23 में है, 23, आर्टिकल 23 याद रखेंगे। अगला
है विश्राम और अवकाश का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? जो अवकाश छुट्टियां होती हैं काम करने वालों के लिए, तो वो आपका अनुच्छेद 24 में है, आर्टिकल 24 याद रखेंगे। नेक्स्ट है पर्याप्त जीवन स्तर, स्वास्थ्य, भोजन, आवास का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पर्याप्त जीवन स्तर का उल्लेख आपका अनुच्छेद 25 में है, आर्टिकल 25 में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार यूडीएचआर के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है, आर्टिकल 26 में है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 26 में है। या अगला यहां से देखते हैं राष्ट्रीय निकाय एवं कार्यकाल, यूएनएचआरसी एंड ओएचसीएचआर। तो यहां पर यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 15 मार्च 2006 में हुआ था। कब? 15 मार्च 2006 में हुआ था। अगला देखेंगे यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कहाँ पर? यूएनएचआरसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। नेक्स्ट है यूएनएचआरसी में कुल कितने सदस्य देश निर्वाचित होते हैं? तो इसमें कुल 47 सदस्य देश निर्वाचित होते हैं, 47 याद रखेंगे, 47 सदस्य देश जो है निर्वाचित होते हैं। अगला है यूएनएचआरसी के सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें आपका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनके सदस्यों का कितना सदस्य देशों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला यूएनएचआरसी में कोई देश लगातार अधिकतम कितने कार्यकाल तक रह सकता है? अधिकतम कितने कार्यकाल तक? तो 2 वर्ष, कुल 6 वर्ष तक रह सकता है, याद रखेंगे। अगला परिषद की सदस्यता के लिए कूल ऑफ पीरियड अनिवार्य अंतराल कितना है? तो 1 वर्ष का है। कितना अंतराल है? 1 वर्ष का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पेरियोडिक रिव्यू यूपीआर प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? यूपीआर प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा। क्या है? सभी देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओसीएचआर मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपका 1993 में हुआ था, वियना सम्मेलन के बाद हुआ था। कब? वियना सम्मेलन के बाद, याद रखेंगे, 1993 याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हाई कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव करता है, महासभा के अनुमोदन से। किससे? महासभा के अनुमोदन से करता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव। नेक्स्ट देखेंगे मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 4 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। कितने? 4 ईयर्स का होता है, 4 ईयर्स, याद रखेंगे। उच्चायुक्त का कार्यकाल अधिकतम कितनी बार नवीनीकृत हो सकता है? अधिकतम कितनी बार नवीनीकृत हो सकता है? तो केवल 1 बार, कुल 8 वर्ष तक हो सकता है। केवल 1 वर्ष 1 बार होता है नवीनीकृत, इसका हो सकता है। अगला संयुक्त राष्ट्र की ओर से संधि समितियों की कुल संख्या कितनी है? संधि समितियों की कुल संख्या आपकी पूछी जाए तो 9 है। कितनी है? 9, याद रखेंगे, 9 है। अगली है इन संधि समितियों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो सामान्यतः कार्यकाल इनका 4 वर्ष होता है, 4 ईयर्स होता है, इनका भी याद रखेंगे। अगला है संधि समितियों में कितने विशेषज्ञों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है? कितने का किया जाता है? तो आधे, 50% सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी भारत। तो भारत में एनएचआरसी का गठन किस तिथि को हुआ था? तो ये आपका 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था एनएचआरसी का गठन, याद रखेंगे। अगला है एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है, याद रखेंगे। वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय? वैधानिक। अगला है वर्तमान में एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 2019 के संशोधन के बाद कितना है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उतने तक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 2019 के संशोधन से पहले एनएचआरसी का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित था? 2019 से पहले तो 5 वर्ष था। कितना निर्धारित था? 5 ईयर्स निर्धारित था 2019 से पहले, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, याद रखेंगे। अगला एनएचआरसी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चयन समिति का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। नेक्स्ट एनएचआरसी चयन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल आपके 6 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। 6 सदस्य होते हैं।
अगला, चयन समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पीएम, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष नेता होते हैं, याद रखेंगे चयन समिति के सदस्य। नेक्स्ट, क्या एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं? तो ये आपके हाँ होते हैं, 2019 के संशोधन के अनुसार पुनर्नियुक्त के यानी कि रीअपॉइंटमेंट के पात्र होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो इसके लिए आपको वह सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने के लिए, याद रखने के यह पात्रता होनी चाहिए। अगला, एनएचआरसी के पास किस कानून के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां हैं? किस कानून के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां हैं? तो ये आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के तहत है, याद रखेंगे सीपीसी 1908 के तहत शक्तियां हैं। नेक्स्ट है, एनएचआरसी की कितनी पुरानी घटना की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है? एनएचआरसी कितनी पुरानी घटना की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो 1 वर्ष से अधिक पुरानी घटना के लिए अधिकृत नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सौ मोटू शक्ति का क्या अर्थ है? सौ मोटू शक्ति का अर्थ क्या है? बिना किसी बाहरी शिकायत के आयोग द्वारा स्वयं मामले का संज्ञान लेना, सौ मोटू शक्ति का ये अर्थ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, एनएचआरसी की सिफारिशों पर सरकार पर किस रूप में लागू होती है? एनएचआरसी की सिफारिशें सरकार पर किस रूप में लागू होती हैं? तो ये आपकी सलाहकारी के रूप में गैर बाध्यकारी प्रकृति में लागू होती हैं, याद रखेंगे। अगला, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सरकार को एनएचआरसी की रिपोर्ट पर कितने समय में जवाब देना होता है? 1 महीने के भीतर जवाब देना होता है। कितने? 1 महीने के भीतर। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर एनएचआरसी की शक्तियां कैसी हैं? तो सीमित हैं। कैसी हैं? वह केवल केंद्र से रिपोर्ट मांग सकता है, सीमित शक्तियां हैं। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग, यहां से राज्य मानवाधिकार आयोग शुरू होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी का गठन अधिनियम की किस धारा के तहत होता है? तो ये अधिनियम की धारा 21 के तहत होता है। जितने भी मानवाधिकार के पॉइंट हैं सभी इसमें इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे आपके एक ही क्लास में, तो क्लास में एंड तक बने रहेंगे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे हैं। एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चयन समिति की सिफारिश पर करता है, याद रखेंगे किसकी? चयन समिति की सिफारिश पर। अगला, एसएचआरसी चयन समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। इसका नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट, एसएचआरसी के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, याद रखेंगे कार्यकाल एसएचआरसी। एचएसआरसी के सदस्य को पद से हटाने की अंतिम शक्ति किसके पास है? पद से हटाने की अंतिम शक्ति आपकी केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, याद रखेंगे केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है पद से हटाने की शक्ति। अगला, एसएचआरसी किन विषयों से संबंधित मानवाधिकार की जांच कर सकता है? किन विषयों से संबंधित मानवाधिकार की जांच कर सकता है? तो यह राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की जांच कर सकता है, याद रखेंगे। अगला है, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं कन्वेंशन, यहां से शुरू होते हैं। तो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए कौन सी संधि है? तो इसके लिए आपकी संधि है आईसर्ड संधि है, जो 1965 की है, याद रखेंगे 1965 की है। अगला, भारत ने ICCPR और ICESCR पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1979 में किए थे। कब? 1979 में हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे। अगला, CEDAW 1979 का संबंध किन के अधिकारों से है? तो इनका संबंध जो है आपका महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन से है संबंध है, याद रखेंगे। यहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस हार्ड हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे इनको। अगला, नेक्स्ट में दिया गया है, यातना के विरुद्ध कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपका 1984 में लागू हुआ था, याद रखेंगे। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन CRC किस वर्ष दस्तावेज हैं? तो ये आपके 1989 के हैं। कब के? 1989 के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए कन्वेंशन कब अपनाया गया? तो 2006 में अपनाया गया। कब? 2006 में अपनाया गया। नेक्स्ट, ICRMW संधि किनके हितों की रक्षा करती है? तो ये आपकी प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार की रक्षा करती है, याद रखेंगे।
बलपूर्वक गायब किए गए व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कौन सी संधि है? बलपूर्वक यानी कि अपहरण किया गया, तो इसके लिए ICED की संधि जो है संरक्षण के लिए है, याद रखेंगे। यहां से आपके शुरू होते हैं प्रमुख व्यक्तित्व एवं आंदोलन, याद रखेंगे। तो यहां से आपके शुरू होते हैं प्रमुख व्यक्तित्व एवं आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी थे। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी थे बचपन बचाओ आंदोलन के। नेक्स्ट है, कैलाश सत्यार्थी को मानवाधिकार कार्यों हेतु नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2014 में मिला था। कब? 2014 में, याद रखेंगे। RTI सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका अरुणा राय ने किया था। किसने? अरुणा राय ने किया था, याद रखेंगे। RTI के लिए आंदोलन। हाथ से मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध संघर्ष रहित व्यक्तित्व कौन है? याद रखेंगे। तो आपके बेजवाड़ा बिल्सन है। कौन है? बेजवाड़ा बिल्सन है इसके लिए। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले मानवाधिकार प्रतीक कौन है? तो वो आपकी नेल्सन मंडेला है। रंग भेद होता था, कोई गोरा है कोई काला है, इसका रंग भेद होता था, याद रखेंगे। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन यूके में है। कहां पर है? यूके में है, याद रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। कब? याद रखेंगे, 1977। अगला है, ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क के अमेरिका में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां से आपकी न्यायिक दिशा निर्देश एवं विविधि शुरू होती है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के लिए DK बसु दिशा निर्देश किस वर्ष दिए गए? तो ये आपके 1996 में दिए गए हैं। कब? 1996। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है? तो 24 घंटे। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, याद रखेंगे। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विशाखा दिशा निर्देश किस विषय पर है? तो ये आपके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए है। किस पे? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मानवाधिकारों का आधार मौलिक अधिकार कहलाता है? तो भाग 3 कहलाता है। कौन? भाग 3, याद रखेंगे, भाग 3 कहलाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये आपको जरूर पूछा जाएगा, तो 10 दिसंबर याद रखना है। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 10 दिसंबर की तिथि क्यों चुनी गई थी? क्योंकि इसी दिन 1948 में UDHR अपनाया गया था। UDHR जो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, वो 1948 को अपनाया गया था, याद रखेंगे। अगला है, नकारात्मक अधिकार किसे कहा जाता है? तो ये आपकी पहली पीढ़ी के अधिकार जो राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, इसी को कहा जाता है नकारात्मक अधिकार। अगला, सकारात्मक अधिकार कौन से हैं? दूसरी पीढ़ी के अधिकार हैं जो राज्य को संसाधन प्रदान करने हेतु प्रेरित करते हैं, दूसरी पीढ़ी के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानवाधिकार अदालतों का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? मानवाधिकार अदालतों का जो प्रावधान है अधिनियम की कौन सी धारा में है? तो धारा 30 में है, धारा 30, याद रखेंगे, धारा 30 में है। अगला, मानवाधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय निकाय कौन सा है? सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय निकाय आपका UNHRC है, UNHRC है। क्या मानवाधिकारों को आपातकाल के दौरान पूरी तरह निलंबित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकार अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होते हैं, याद रखेंगे, नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में NHRC का पदेन सदस्य कौन होता है? NHRC का पदेन सदस्य कौन होता है? पदेन सदस्य बताएंगे जल्दी से स्टूडेंट, पदेन सदस्य कौन होता है? इसका उत्तर रहने वाला है, पदेन सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक SC ST महिला और बाल अधिकार आयोगों के अध्यक्ष होते हैं पदेन सदस्य, याद रखेंगे। अगला, 2019 संशोधन के बाद किसे पदेन सदस्य के रूप में जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? तो ये आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष को जोड़ा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्णय का अधिकार किस पीढ़ी में आता है? तो ये आपका तीसरी पीढ़ी में आता है। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में, याद रखेंगे। क्या NHRC क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है? क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है? नहीं, वह केवल क्षतिपूर्ति की सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता है, याद रखेंगे। अगला, ICCPR में P का क्या अर्थ है? ICCPR में P का अर्थ है आपका पॉलिटिकल, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा है। स्टूडेंट, यहाँ हमारे आपके
मानवाधिकार कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ से क्या शुरू होते हैं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। ये टॉपिक हम कल करने वाले हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें स्टूडेंट। और साथियों, जो साथी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो ज्वाइन कर लें स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो आज ही जाकर सभी स्टूडेंट चैनल को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें स्टूडेंट। सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका रिवीजन एग्जाम से पहले हो जाएगा अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी और अच्छी लगी है तो स्टूडेंट कमेंट में हार्ट जरूर भेजें सभी स्टूडेंट, और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं आप में इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे स्टूडेंट। कल की क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी तो बिल्कुल भी देखना मत भूलना। रात 8 बजे क्लास आती है स्टूडेंट चैनल पर, कभी थोड़ी सी लेट भी हो सकती है स्टूडेंट, लेकिन आपको 8 बजे से मिल जाएगी क्लास, तो जाकर जरूर देखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।